नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल से हाई कोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इसे लेकर केंद्र से राज्य सरकार को लेटर भेजा गया है। पहले से ही नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्टिंग की कवायद चल रही थी और अब केंद्र से शिफ्टिंग की हरी झंडी भी मिल चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। अहम जानकारी दीपांकर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपांकर, नैनीताल से हाई कोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा, इसको लेके पहले ही राज्य सरकार की तरफ से बात कही गई थी कि नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड ने लेटर लिखा था केंद्रीय कानून मंत्रालय को और आज केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नर को लेटर भेजा गया है कि केंद्र सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है और केंद्र सरकार इसके लिए सहमत है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया जाए। उसमें ये बात कही गई है कि जैसे ही उत्तराखंड सरकार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हल्द्वानी में उपलब्ध करवा देगी तो इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और फिर हाईकोर्ट की पूरी प्रक्रिया जो होगी वो हल्द्वानी से चलेगी। तो नैनीताल क्योंकि एक ऐतिहासिक शहर है, उत्तराखंड का एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर जिस तरीके की भीड़ भाड़ है, इसको देखते हुए लगातार इस बात की डिमांड वहां से उठी थी कि हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाए। साथ ही साथ कुछ वकीलों ने इस बात का विरोध भी किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब फाइनल तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया जाए और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसकी नोटिफिकेशन, इसकी अधिसूचना भी केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से अगली खबर है, सीएम धामी ने 1 साल पूरा होने पर तमाम घोषणाएं की और उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। मुख्य सचिव ने इसे लेकर 28 मार्च को एक बैठक भी बुलाई है। सीएम धामी के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई और निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल तक सभी घोषणाएं पर अमल हो जाए। 23 मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार को 1 साल हुआ था और उस पर हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने तमाम घोषणाएं की थी। अब इसके बाद और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल शनिवार है और कल सचिवालय खुला रहेगा। मार्च के महीने के चलते ये फैसला लिया गया है और शनिवार को भी सचिवालय में कामकाज होगा। सामान्य तौर पर सचिवालय हफ्ते में 5 दिन खुलता है, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते के चलते शनिवार यानी कि कल भी सचिवालय खुला रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। देहरादून में देर शाम कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे और कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता भी इस जुलूस में शामिल हुए। मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और हरिद्वार में भी चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही पुतला भी फूका है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्य कर रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी सरकार डर गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि जिसने भी गलत किया है कोर्ट से उस पर फैसला होगा और गलत किया है तो उसकी सजा भी भुगतनी होगी। सुनिए। कोई भी गलत करेगा तो निश्चित रूप से उसको उस प्रकार से न्यायालय से कहीं ना कहीं न्यायालय उस पर अपना संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद उस पर कार्रवाई भी करता है, निर्णय भी लेता है। इसलिए उन्होंने गलत किया था तो माननीय न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया। और वहीं नैनीताल का पंथ पार्क जंग का अखाड़ा बन रहा है। अवैध रूप से फंड लगाने को लेकर आए दिन रेडी पटरी लगाने वालों में लात घूसे चल रहे हैं। आज फिर से 2 दुकानदारों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद लात घूसे और डंडे चलाए गए। हैरानी की बात तो यह है कि यहीं पर पुलिस चौकी भी है और पालिका ऑफिस भी कुछ ही कदम पर है, लेकिन मजाल है कि कोई अवैध फंड लगाने से रोक ले, जिसके चलते आए दिन ऐसे ही हाल यहां पर बने रहते हैं।
और उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला अभी भी थमा नहीं था कि एक बार फिर से उत्तराखंड विधानसभा सुर्खियों में आ चुका है। मामला फर्जी ज्वाइनिंग लेटर का है। सोनम भट्ट नाम की महिला अपने पति के साथ विधानसभा पहुंची और रक्षक पद पर ज्वाइनिंग का लेटर दिखाया, जिसके बाद अधिकारियों ने जानकारी जुटाई तो ज्वाइनिंग लेटर फर्जी निकला। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसे 24 मार्च की ज्वाइनिंग का लेटर मिला है और ये उसके ही महिला रिश्तेदार की तरफ से उसे मिला है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। महिला एक अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के विधानसभा में आई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि आज उनकी ज्वाइनिंग है। इस संबंध में जब उनके द्वारा संबंधित विभाग से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरीके का कोई ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है और मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वही पंजाब के भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के उत्तराखंड पहुंचने की भी आशंका है और अब उत्तराखंड में भगोड़े अमृतपाल के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने पोस्टर जारी किया है जिसमें अमृतपाल और उसके 4 और साथियों का पोस्टर जारी किया गया है। अमृतपाल के अलावा पपलप्रीत, हरप्रीत, विक्रमजीत और हरजीत के पोस्टर जारी किए गए हैं। अमृतपाल की सूचना देने के लिए नंबर भी जारी किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल उत्तराखंड में छिपा हो सकता है। और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के पंजाब से भागने के बाद उत्तराखंड पुलिस विशेष सतर्कता बरत रखी है। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड पुलिस को इस तरह की खुफिया जानकारी मिली है कि अमृतपाल उत्तराखंड की ओर आ सकता है। इसके मद्देनजर हिमाचल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा चंपावत जिले में नेपाल के साथ लगने वाले बॉर्डर पर भी पुलिस की नजर है। साथ ही आपको ये बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में भी पुलिस की गश्त दिन रात चल रही है। उधम सिंह नगर में रहने वाले सैकड़ों लोगों के रिश्तेदार पंजाब में हैं, इसलिए पुलिस को शक है कि अमृतपाल उधम सिंह नगर भी आ सकता है और इसी वजह से सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं उत्तराखंड में 60,000 से ज्यादा गाड़ियां बिन रजिस्ट्रेशन की चल रही हैं और हैरानी वाली तो ये बात है कि इन पर ना तो परिवहन विभाग की नजर है और ना ही पुलिस की नजर है और इन्हीं अनरजिस्टर्ड गाड़ियों से कई बड़े गलत कामों को अंजाम भी दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि प्रदेश में ई रिक्शा से लेकर छोटे टेम्पो ट्रैवलर जैसी गाड़ियों से गैर कानूनी काम हुए और जब इसकी पड़ताल की गई तो हैरानी भरा खुलासा हुआ। राज्य में 60,000 से ज्यादा गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं और इन गाड़ियों से क्या क्या गलत काम हो रहे हैं ये कोई नहीं जानता। न परिवहन विभाग की इस पर नजर है न ही पुलिस की। सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है जबकि विपक्ष इस पर हमलावर है। कि पिछले 6 वर्षों में कैग की रिपोर्ट कह रही है कि हजारों वाहन 57,000 वाहन तो ऐसे हैं जो पंजीकृत ही नहीं है। गैर वाणिज्य नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, शव वाहन, एम्बुलेंस, ई रिक्शा के नंबर, दुपहिया वाहनों के नंबर, उनमें अवैध खनन का ढुलान इस राज्य में हुआ है जिससे अरबों खरबों रुपए का नुकसान इस राज्य को हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी खुद मानते हैं कि नंबर प्लेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गाड़ियां ही रजिस्टर्ड ना हो इसे परिवहन विभाग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में अफसरों की मनमानी और लापरवाही का आलम किस कदर तक पहुंच चुका है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। इसी बीच आपको बताएं कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से आने वाले नए बच्चे भी स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं। चंपावत, पिथौरागढ़ में रहने के बावजूद सपना देश के लिए कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में पदक जीतने का है ताकि राज्य को खेलों में नई पहचान मिल सके। उत्तराखंड में हजारों बच्चे स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में सपोर्ट न मिलने का नतीजा ये होता है कि टैलेंट दम तोड़ देता है। पर पिछले कुछ सालों में लक्ष्य सेन, मानसी नेगी, चंदन बिष्ट, एकता बिष्ट कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने खेल से खुद को और उत्तराखंड को नई पहचान दी है। शुक्रवार को ऐसे ही उभरते नए खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जो अलग अलग गेम्स में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंपावत के प्रशांत सिंह पुलिस में नौकरी करते हैं पर टारगेट और आगे का है।
प्रशांत की माने तो स्पोर्ट्स पॉलिसी होने से नए खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। तरह से अभी खेलनी भी आई है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है। जिस तरह से अब हमें स्कॉलरशिप के रूप में हमें अमाउंट भी मिलने लग गया है, तो ये एक एज ए स्पोर्ट पर्सन हमें बहुत सपोर्ट करता है कि हम अपने मनपसंद कोई भी जैसे हम इक्विपमेंट हमें चाहिए हम वो ले सकें और अपनी डाइट अच्छी कर सकें। तो इस वजह से हमें ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो इससे हमें अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। पिथौरागढ़ की निकिता चंद बॉक्सिंग में मेडल जीतना चाहती हैं। जॉर्डन और ओमान में जूनियर चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। निकिता का कहना है कि पहाड़ में आज भी दिक्कतें हैं, पर फैमिली का सपोर्ट हो तो राह आसान हो जाती है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आपको सपोर्ट मिले अपनी फैमिली से, अपने कल्चर से, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड रहता है पहाड़ में क्योंकि आपको उतनी नॉलेज नहीं होती है, थोड़ा कम समझते हैं, पेरेंट्स को उतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन अगर सपोर्टिव है तो कर सकते हैं। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स फील्ड में टैलेंट की कमी नहीं है, पर सुविधा, सिस्टम और स्टेडियम न होने का खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है। हालांकि स्पोर्ट्स पॉलिसी आने के बाद स्पोर्ट्स फील्ड में हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज से एक रोमांचक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक भालू और बाघ की लड़ाई का वीडियो पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यहां पर अंत तक इस लड़ाई का क्या हुआ ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन शुरुआती लड़ाई में भालू का दमखम ज्यादा नजर आ रहा है और भालू के दांव पर टाइगर बैकफुट में नजर आया है और भालू यहां पर बाघ पर हावी नजर आया और बाघ अपने कदम पीछे खींचता हुआ नजर आया है। कॉर्बेट के जंगल में बाघ और भालू की लड़ाई का ये वीडियो दुर्लभ और रोमांचक है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और वहीं उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा H3N2 वेरिएंट का केस आने के बाद अब B3 वायरस का भी केस सामने आने लग गया है, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में है, लेकिन लोग हैं कि अभी भी बिल्कुल अलर्ट नहीं है। उत्तराखंड में अस्पतालों में पिछले 1 महीने से लगातार वायरल के मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें ज्यादातर में सर्दी खांसी इस कदर है कि छाती और गुर्दों पर सूजन आने लगी है। दून मेडिकल कॉलेज में इन दिनों H3N2 का केस आने के बाद अब B3 वेरिएंट का केस भी आ गया है, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में है। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल इन्फ्लुएंजा के 2 वेरिएंट प्रदेश में एक्टिव हैं, इसीलिए सतर्कता जरूरी है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत कॉमन वायरस है। एक आम आदमी को 1 साल में 3 से 4 बार फ्लू का इन्फेक्शन होना बड़ी कॉमन सी बात है। तो फ्लू के जो रूप हैं बदलते रहते हैं, जैसे आपने पहले स्वाइन फ्लू भी सुना होगा। तो इसमें H और N 2 तरीके की एंटीजेनिक इनकी प्रॉब्लम होती है, जिसमें बॉडी को डैमेज करते हैं। आखिर B3 केस में क्या है, जिसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट चिंतित है। B3 केस के लक्षण देखें तो 10 दिन तक बुखार की शिकायत होती है, महीने भर तक खांसी जुकाम रह सकता है और पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। वहीं गुर्दों में सूजन की भी शिकायत आ रही है। तो वायरल डिजीज में आप हमेशा याद रखिए कि एक साथ ये सबसे ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, विभिन्न सिस्टमों को इन्वॉल्व करते हैं। आपने देखा फेफड़े को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद पूरा सिस्टम किडनी फेलियर हो जा रहा, लिवर फेलियर हो जा रहा, हाइपोटेंशन में जाके और कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। बहरहाल अस्पतालों में मरीजों की भीड़ और उस पर आपकी जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरत है कि कोविड नॉर्म्स को एक बार फिर से अमल में लाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया और एक बार फिर से कहा कि इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। जल्दी ही हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि सतपाल महाराज गाहे बगाहे हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कहते रहते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें कोई सहयोग मिलता नजर नहीं आता। प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सतपाल महाराज ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात को दोहराया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना मेरा एक स्वप्न है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हमने ज़मीन चिन्हित कर ली है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से। और इसमें अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो हमारी कनेक्टिविटी लंदन, न्यूयॉर्क, सभी अंतर्राष्ट्रीय शहरों के साथ हो जाएगी।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून में बीजेपी विधायकों का ट्रेनिंग कैंप अब 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित होगा, जिसमें पार्टी की नीति और रीति की जानकारी दी जाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। टिहरी के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं नहीं सुधरने पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी नाराजगी जताई है। धौरागढ़ में दारमा घाटी के ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में जबरदस्त प्रदर्शन किया। ग्रामीण बॉलिंग जल विद्युत परियोजना का विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर में पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को फर्जी भुगतान के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। टिहरी में एक 52 साल के शख्स ने झील में कूदकर आत्महत्या की है। एसडीआरएफ ने शव को बाहर निकाला। रानीखेत में चोरों ने नैनीताल बैंक का ताला तोड़ा। हालांकि कैश लेकर जाने में नाकाम रहे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। हरिद्वार भेल में सेंटर स्कूल बंद किए जाने के विरोध में पेरेंट्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसद का पुतला भी फूका। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट आज काशीपुर पहुंचे और यहां पर नगर निगम में सूचना का अधिकार संबंधी जानकारी और शिकायतों को लेकर निरीक्षण किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की आज 82वीं जयंती के मौके पर हल्द्वानी में उन्हें याद किया गया।